स्तुति अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है। घर में उसकी शादी की बातें चल रही होती है। स्तुति के माता पिता इस इंतजार में थे कि उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी कर देंगे। शादी से पहले स्तुति अपने पिता की सारी जिम्मेदारी और परेशानियों को भली भांति समझती है। वो अपने पिता से कोई फालतू डिमांड नहीं करती। जो मिल जाता उसी में संतोष करना स्तुति की आदत होती है। स्तुति बेटा, तेरे पापा कह रहे थे कि इस बार वो तेरे जन्मदिन पर तुझे कोई तोहफा नहीं दे पाएंगे। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मुझे कोई तोहफा चाहिए भी नहीं। पापा इतना पैसा खर्च करके मुझे पढ़ा रहे हैं, यही कम है क्या? और फिर मेरी सारी जरूरतें समय पर पूरी तो हो जाती है, और मुझे क्या चाहिए? पापा से कह देना टेंशन ना ले। बबीता मन ही मन सोचती है कि उसकी बेटी कितनी समझदार है। शादी करके जिसके घर जाएगी उसका घर संवार देगी। कॉलेज में भी स्तुति की सहेलियां कभी कभी उससे कह देती, यार स्तुति, तेरे घर में 2-2 गाड़ियां हैं, फिर भी तो बस से कॉलेज आती है। तू एक गाड़ी लेकर कॉलेज जा सकती है ना? यार मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ड्राइविंग सीख ले, या अंकल से कहकर एक ड्राइवर रख ले। अरे क्यों फालतू में गाड़ी सीखकर पैसे बर्बाद करना है? और ड्राइवर भी कम से कम 10-15 हजार रुपए ले लेगा। इससे तो अच्छा है ना मैं बस से कॉलेज आ जाती हूँ। 1000-2000 रुपए में पूरे महीने कॉलेज आने जाने का खर्चा हो जाता है। बड़ी कंजूस है तू, अंकल के पैसे बचा रही है। तो एक बार अंकल से कह कर तो देख, क्या पता वो तेरे लिए ड्राइवर रख दे। क्यों कहना, इसकी जरूरत क्या है? मैं जानती हूँ अगर मैंने कहा तो पापा मेरे लिए ड्राइवर रख देंगे। लेकिन पापा ने लोन लेकर गाड़ी खरीदी है। वो अभी गाड़ी का लोन चुका रहे हैं, मेरी शादी की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर खर्च का और बोझ नहीं डालना चाहती। ओह माय गॉड, तू तो बड़ी समझदार और किफायती भी है। सही है, शादी के बाद अपने पति के पैसे बचाएगी। मायके में स्तुति कम से कम पैसे में काम चलाती है। जहाँ 100 रुपए का काम हो वो कोशिश करती कि 50 रुपए में ही किसी तरह से काम बन जाए। एक दिन बबीता बाजार से आती है। स्तुति बेटा, देख तेरे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, इन्हें अपनी अलमारी में रख ले। स्तुति कपड़ों को देखती है। मम्मी ये कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं, इनकी क्या जरूरत थी? अरे त्योहार आने वाला है, पहन लेना। कपड़े होते किस लिए? पहनने के लिए। लेकिन मम्मी अभी इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अभी मेरे पास बहुत कपड़े हैं, ये पैसे बचा कर रख लेती, पापा के काम आ जाते। अभी पापा ने घर के रिनोवेशन में कितने पैसे खर्च कर दिए, उनका हाथ भी तंग होगा। कोई नहीं, अब आप इन्हें ले आई हो तो मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। मेरी शादी में यही कपड़े मुझे दे देना। बबीता स्तुति की बलाएं उतारती है। हाय, मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। इसी तरह एक दिन रमन स्तुति को कॉलेज से लौटते समय बस पर चढ़ते हुए देख लेता है। बस पर चढ़ने वालों की काफी भीड़ थी, जिस कारण स्तुति को बस पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद रमन स्तुति से कहता है, स्तुति बेटा, कल तेरे लिए एक स्कूटी खरीद दूंगा, तो स्कूटी से कॉलेज आया जाया करना। क्यों पापा, मैं बस से कॉलेज जा रही हूँ ना, स्कूटी की क्या जरूरत है? स्तुति बेटा, आज मैंने देखा तू बार बार बस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और लोगों की भीड़ के कारण तू चढ़ नहीं पाई, तेरी बस छूट गई ना। हाँ तो 5 मिनट के बाद दूसरी बस भी आ गई, मैं उस पर बैठकर आराम से कॉलेज चली गई। मुझे स्कूटी दीजिए पापा। अभी आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, फिर स्कूटी में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरा काम तो हो ही रहा है। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं पापा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं आराम से कॉलेज चली जाती हूँ और आराम से आ जाती हूँ। आप फिजूल में अपने पैसे खर्च मत करो। लोन वोन ले रखा है आपने पहले, उसे निपटाओ, क्यों इतना बोझ लेना? ठीक है बेटा, तेरी यही मर्जी है तो यही सही। तभी बबीता हंसते हुए कहती है, मेरी बेटी पैसे बचाना बहुत अच्छी तरह से जानती है, फिजूल खर्ची इसे बिल्कुल पसंद नहीं। स्तुति की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब उसकी शादी की बातें जोर पकड़ने लगती है। स्तुति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उनके सामने बबीता स्तुति की तारीफों के पुल बांध देती है। बहन जी, मेरी स्तुति बहुत होशियार, समझदार और घर को संभाल कर रखने वाली लड़की है। एक पैसा इधर उधर खर्च नहीं करती, जितनी जरूरत हो उतने ही पैसे खर्च करती है। बिल्कुल लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हमें ऐसी बहू की तलाश थी बहन जी, जो घर चलाना जानती हो, वरना आजकल की लड़कियां तो अपने शौक और ऐश मौज पर सारे पैसे उड़ा देती हैं। घर कैसे चल रहा है उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं। मेरी स्तुति एकदम अलग है, वो जानती है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। अरे वो तो हमें फिजूल खर्च करने से भी रोकती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्तुति आपके घर को बहुत अच्छे से संवारेगी। बहन जी, हमारा बेटा हर्षद अच्छी नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, लेकिन पैसे कमाना का ये मतलब तो नहीं कि उसे उड़ा दिया जाए। पैसे बचाना बहुत जरूरी है, वक्त पर पैसे काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। आपने तो स्तुति के मुंह की बात छीन ली भाई साहब। हमारी स्तुति बिल्कुल यही कहती है, पैसों की कद्र करना कोई उससे सीखे।
बबीता लड़के वालों के सामने स्तुति की इतनी तारीफ कर देती है कि उन्हें स्तुति पसंद आ जाती है। हर्षित और स्तुति भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो फिर हम बात पक्की कर लें? हाँ भाई साहब, लेकिन हमारी स्तुति की एक शर्त है। कैसी शर्त? रमन स्तुति की ओर देखता है। अंकल जी, मैं चाहती हूँ ये शादी काफी सादे ढंग से हो, ना ज्यादा मेहमान ना ज्यादा शोर शराबा। वो क्या है ना, शादियों में दिखावा करना बहुत महंगा होता है। स्तुति की इस शर्त से लड़के वाले और यहाँ तक कि हर्षित भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। वाह यार, स्तुति पैसे बचाने में कितनी एक्सपर्ट है। मेरी सैलरी तो पूरी की पूरी सेविंग्स में रहेगी। अच्छा है, पैसे रहेंगे तो कभी काम भी आएंगे। मुझे ऐसी ही पत्नी की तो तलाश थी जो स्तुति पर जाकर पूरी हो गई। लड़के वाले फौरन स्तुति की इस शर्त को मान लेते हैं और शादी पक्की हो जाती है। कुछ महीनों के बाद स्तुति शादी करके हर्षित के घर आ जाती है। शादी से पहले स्तुति का जो रूप मायके में था, शादी के बाद ससुराल में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब मायके में पिता की परेशानियां समझने वाली स्तुति, पिता के पैसे बचाने वाली बेटी, ससुराल में दिल खोलकर पति के पैसे उड़ाने लगती है। शादी के कुछ दिन बाद ही स्तुति हर्षित से कुछ कपड़े दिलाने के लिए कहती है। हर्षित, मुझे कपड़े दिला दो ना। अरे स्तुति, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है। शादी में मायके और ससुराल दोनों तरफ से तुम्हें काफी कपड़े मिले। हाँ तो मायके और ससुराल से मिले है ना, तुमने क्या दिया? अब तो मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी, अपनी पत्नी को शॉपिंग कराना, उसकी हर डिमांड पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। हर्षित इस बात को हल्के में लेता है। अच्छा बाबा, मैं कल तुम्हें मार्केट ले चलूंगा, तुम्हें जो लेना हो ले लेना बस। ठीक है। दूसरे दिन हर्षित स्तुति को बाजार लेकर जाता है, जहाँ स्तुति एक नहीं दो नहीं दर्जनों कपड़े लेती है। दर्शित के दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर जाते हैं। अरे बस भी करो स्तुति, पूरी मार्केट खरीद लोगी क्या? मैं थक गया हूँ शॉपिंग बैग उठाते उठाते, मेरे दोनों हाथों में दर्द होने लगा है। मेरा बस चले तो मैं पूरी मार्केट खरीद लूं, लेकिन बस अब ज्यादा कपड़े नहीं खरीदूंगी। चलो अच्छा है, अब घर चले? अरे अभी कहाँ, अभी तो शॉपिंग बाकी है। अरे अब क्या लेना रह गया? अभी सारे कपड़ों की मैचिंग फुटवेयर और ज्वेलरी लेनी बाकी है। ये सब लेना जरूरी है क्या? पहले ही तुम 50,000 की शॉपिंग कर चुकी हो। हर्षित, बिना मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी के ये कपड़े कैसे पहने जाएंगे? अब स्तुति सभी कपड़ों की मैचिंग फुटवेयर और ज्वेलरी खरीदने लगती है। हर्षित के लगभग 1 लाख रुपए उड़ाने के बाद स्तुति घर आ जाती है। स्तुति अपनी छोटी मोटी जरूरतों को भी बढ़ा चढ़ाकर पूरी करवाने लगती है। शादी के कुछ महीने बाद ही उसका जन्मदिन आता है। सुबह सुबह फूलों के गुलदस्ते और एक प्यारा सा गोल्ड का पेंडेंट देकर हर्षित उसे बर्थडे विश करता है। हैप्पी बर्थडे स्तुति, एंजॉय योर डे। मैं अपना डे कैसे एंजॉय कर सकती हूँ? तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। मेरे पास अपना टाइम पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम अपना टाइम पास अच्छी तरह से कर सको? हर्षित, मेरा मोबाइल फोन बहुत पुराना हो गया है, बार बार हैंग करता है। तो मुझे नया मोबाइल फोन दिला दो ना। अभी लो। ऐसा कहकर हर्षित ऑनलाइन कुछ मोबाइल फोन देखने लगता है। ये क्या देख रहे हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन? लेकिन आईफोन तो बहुत महंगे आते हैं। हर्षित, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी जरूरतों का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। मैं अपनी मर्जी की चीजें तुमसे खरीदने के लिए नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? लेकिन यार, आईफोन कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो जाएगा? कौन सा हर साल आईफोन दिलवाने वाले हो? एक बार दिलाओगे तो कुछ साल की छुट्टी समझो। चलो जल्दी से आईफोन दिला दो, वही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। स्तुति 5 मिनट में तैयार होकर भी आ जाती है और हर्षित को उसे बाजार लेकर जाना पड़ता है, जहाँ वो आईफोन का सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल खरीदती है। इसी तरह एक दिन स्तुति अपने माता पिता से मिलने के लिए मायके जा रही होती है। वो ऑफिस में हर्षित को फोन करके कहती है कि उसके लिए कैब बुक कर दे। ठीक है, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ तुम्हारे लिए। हर्षित कैब बुक कर देता है, जिस पर बैठकर वो मायके जाती है। शाम को लौटते समय हर्षित उसे लेने आ जाता है। हर्षित, तुम्हें पता है आज कैब वाला कितने नखरे कर रहा था? अच्छा, क्या कह रहा था? मेरे बार बार कहने पर भी वो एसी नहीं चला रहा था। मैंने कहा भैया मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला लो। तो कहने लगा मैडम जी एसी चला दी है, अब 5 मिनट रुक जाओ, गाड़ी ठंडी हो जाएगी। मुझे 5 मिनट रुकना पड़ा और उस 5 मिनट में गर्मी के मारे मेरा हाल बुरा हो गया सच में। 5 मिनट में क्या हो जाता है स्तुति, तुम भी ना खामखा राय का पहाड़ बना रही हो। हाँ, तुम्हें मेरी परेशानी कहाँ समझ में आएगी? खुद तो अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस आते जाते हो, हर समय एसी ऑन रखते हो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उस कैब ड्राइवर की तरह कंप्लेन करूं? नहीं, तुम मेरे लिए एक गाड़ी खरीदो, मुझे जहां भी जाना होगा अपनी गाड़ी से जाऊंगी। गाड़ी? स्तुति, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें आईफोन दिलाया है, अभी तो मैं उसी की ईएमआई भर रहा हूँ।
क्या फायदा तुम्हारे अच्छे कमाने का जब तुम अपनी पति की जरूरत ही नहीं पूरी कर पा रहे हो? स्तुति, मेरे भी कुछ लिमिट्स है। सारी सैलरी तुम्हारे ऊपर तो नहीं खर्च कर सकता। मेरे भी कुछ खर्चे है, घर की जिम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए बस। हर्षित को लगने लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शादी से पहले बबीता ने स्तुति की जो तारीफ की थी, जिसे सुनकर हर्षित और उसके घर वालों ने स्तुति को पसंद किया था, स्तुति में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। स्तुति पैसे बचाने वाली नहीं बल्कि पैसे उड़ाने वाली लड़की निकली। आए दिन स्तुति की महंगी डिमांड से परेशान होकर हर्षित अपनी सास बबीता से बात करता है। एक शाम वो सीधा ऑफिस से अपने ससुराल पहुंचता है। दामाद जी, आप स्तुति नहीं आई? मम्मी जी, मैं ऑफिस से लौट रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। स्तुति घर पर है। आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हर्षित को सोफे पर बिठाकर बबीता चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो चाय नाश्ता लाकर हर्षित को देती है, लेकिन हर्षित टेंशन में होता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बबीता उससे पूछती है, क्या बात है दामाद जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? स्तुति ठीक है ना? मम्मी जी, स्तुति तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने मेरी हालत खराब की हुई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी जी, शादी से पहले स्तुति के बारे में आपने जो कुछ बोला था, स्तुति वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बड़ी बेरहमी से मेरे पैसे उड़ाती है। पैसे बचाना और घर चलाना तो दूर की बात है, स्तुति इतना फिजूल खर्ची करती है कि मेरा बजट बिगड़ गया है। मेरी सैलरी आते ही सारे पैसे शॉपिंग में खर्च कर देती है। मैं तो क्रेडिट कार्ड के भरोसे ही चल रहा हूँ और ईएमआई के बोझ तले दबता जा रहा हूँ, जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। हर्षित की बात सुनकर बबीता को काफी हैरानी होती है, लेकिन वो हर्षित की परेशानी अच्छे से समझ जाती है। अब चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं स्तुति को समझाऊंगी। आप उससे कुछ कहेंगे तो वो समझ जाएगी कि मैंने आपसे उसकी शिकायत की है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन स्तुति को समझाना मेरा फर्ज है, तो कुछ न कुछ उपाय करके मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। बबीता से विदा लेकर हर्षित अपने घर आ जाता है। स्तुति को सबक सिखाने के लिए बबीता ठीक वही काम करती है जो स्तुति हर्षित के साथ कर रही थी। मतलब अब बबीता अपने पति रमन के पैसे उड़ाना शुरू कर देती है। वो रमन की सैलरी फिजूल की चीजों में खर्च करने लगती है। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 20,000 रुपए। अरे, इतने पैसों का तुम क्या करोगी? क्यों? मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी होने के नाते अपनी जरूरतों के लिए आपसे ही मांगूंगी ना पैसे। वो तो ठीक है, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी जरूरतें तो नहीं देखी। मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना है। मेरी सारी सहेलियों के पति उन्हें 50,000 रुपए दे रहे हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ 20,000 मांगे और आप मुझसे इतने सवाल करने लगे। तुम जानती हो बबीता कि स्तुति की शादी में मैंने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, वही नहीं चुका पाया। फिर तुम मुझसे इतने पैसे मांग रही हो। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आप मुझे पैसे देना ही नहीं चाहते, इसीलिए बहाने बना रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, ठीक है देता हूँ पैसे। रमन बबीता को 20,000 रुपए देता है। इसी तरह कुछ दिन के बाद बबीता रमन से डायमंड सेट की डिमांड करती है। अपने मोबाइल फोन पर वो रमन को डायमंड सेट दिखाती है। देखो जी, ये डायमंड सेट कितना सुंदर है, मुझ पर अच्छा लगेगा ना? कितने का है? ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए का है। ज्यादा नहीं है? आपको तो मेरे सारे शौक ज्यादा ही लगते हैं। पूरी जवानी खर्चों में कटौती करते करते गुजार दी मैंने। अपने लिए कभी कुछ खरीदा ही नहीं। एक ही बेटी थी, उसके लिए पैसे बचाती रही। अब तो स्तुति की शादी हो गई, अब किसके लिए पैसे बचाने हैं? मुझे ये सेट हर कीमत पर चाहिए। बबीता रोना धोना शुरू कर देती है। अच्छा बाबा रो मत, मैं तुम्हें ये सेट दिला दूंगा। ये सुनकर बबीता खुश हो जाती है, लेकिन रमन बेहद परेशान हो जाता है। ऐसे समय में उसे स्तुति की याद आती है कि उसकी बेटी कैसे उसके पैसे बचाया करती थी, उसका ध्यान रखा करती थी, उसकी मेहनत की कद्र किया करती थी। वो स्तुति को फोन लगाता है। हेलो स्तुति बेटा, कैसी है तू? रमन काफी लो फील कर रहा होता है, तो उसकी आवाज भी रुंधी हुई थी। हेलो पापा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। पापा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, बताइए क्या बात है। मम्मी से कोई बात हुई है क्या? बेटा तेरी मम्मी को आजकल न जाने क्या हो गया है। मेरे पैसे इस तरह से उड़ा रही है जैसे धूल उड़ती है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि मैंने घर बनवाने में, गाड़ी लेने में और तेरी शादी में कितने कर्जे लिए हैं। उसे मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन वो तो न जाने किस दुनिया में जी रही है। बस अपने फालतू के शौक के लिए फिजूल खर्च किए जा रही है। मैं तुझे पैसे कहाँ से लाऊंगा बिटिया? तू यहाँ थी तो समझती थी कि तेरा बाप पैसा कैसे कमा रहा है। तू पैसों का मोल समझती थी, अब तेरी माँ को कौन समझाएगा? अब चिंता मत कीजिए पापा, मैं मम्मी को समझाऊंगी। ठीक है बेटा, तू उससे बात करके देख, शायद वो समझ जाए। रमन फोन रख देता है। पिता की परेशानी स्तुति से देखी नहीं जाती। वो उसी वक्त बबीता को फोन करती है।
हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं मजे में हूँ। तुझे पता मैं अपनी सहेलियों के साथ जयपुर घूमने गई थी, बड़ा मजा आया बेटा। अच्छा, फिर तो काफी पैसे खर्च हुए होंगे। हाँ, तेरे पापा से पैसे ले लिए थे। और तेरे पापा ना मुझे एक डायमंड सेट भी दिलाने वाले, बहुत सुंदर सेट है, तुझे दिखाऊंगी बाद में। डायमंड सेट? मम्मी क्यों पापा के पैसे फिजूल में खर्च करा रही हो? वो पैसे फिजूल में कैसे खर्च हुए? मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे शौक तो वही पूरे करेंगे। आखिर पति ही अपनी पत्नी की सारी जरूरतें और शौक पूरे करता है, चाहे पति कितना भी परेशान क्यों ना हो। स्तुति की बात से बबीता समझ जाती है कि तीर निशाने पर लगा है। हाँ और क्या, वो मेरे पति है भाई, मैं तो उनसे पैसे खर्च करवाऊंगी, पड़ोसी से थोड़ी ना करवाऊंगी। ऐसा कहकर बबीता फोन काट देती है। अब स्तुति को समझ में आ जाता है कि जिस तरह से उसके पति परेशान हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से हर्षित भी उसकी फिजूल खर्ची से कितना परेशान होता होगा। वो अब हर्षित से पैसे खर्च करवाना बंद कर देती है। इधर बबीता रमन को बता देती है कि ये सब उसने स्तुति को सुधारने के लिए किया था। मतलब तुम्हें डायमंड सेट नहीं चाहिए? नहीं, और ये रहे आपके 20,000 रुपये। तुम जयपुर घूमने नहीं गई? नहीं, मैं 2 दिन के लिए अपनी सहेली कुसुम के घर चली गई थी। इधर ससुराल में स्तुति अब हर्षित से पैसे मांगना बंद कर देती है। हर्षित के कहने पर भी वो कुछ नहीं खरीदती। स्तुति, काफी दिन हो गए तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, चलो तुम्हें कुछ दिला लाऊं। अरे, मुझे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, मेरे पास तो अभी सब कुछ है। कपड़े हैं, जूते, सैंडल, ज्वेलरी, सब कुछ है। क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने? हमें पैसे बचा कर रखने चाहिए, कभी जरूरत पर काम आएंगे। स्तुति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्षित मन ही मन मुस्कुरा देता है। दूसरे दिन वो मिठाई का डब्बा लेकर अपनी सास बबीता के पास जाता है। तवान जी, आइए आइए बैठिए। हर्षित बबीता की ओर मिठाई का डब्बा बढ़ाता है। मिठाई किस बात की, कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी तो है मम्मी जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने मेरी स्तुति वापस लौटा दी है। स्तुति अब बहुत समझदार हो गई है, उसने मेरे पैसे उड़ाने बंद कर दिए है। वो अब कम से कम पैसों में काम चलाती है, और तो और मुझे सेविंग्स करना सिखाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद मम्मी जी। धन्यवाद किस बात का दामाद जी, आखिर बेटी का घर बचाना और बेटी को सही रास्ते पर लाना मेरा फर्ज है।